दोस्तों, मैं हूं स्नेह और आप देख रहे हैं लॉ की बात स्नेह के साथ। हम बात कर रहे हैं आर्बिट्रेशन की। कल एक टॉपिक हो चुका है नेचर स्कोप और डेफिनेशन ऑफ द आर्बिट्रेशन हो चुका है। टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन भी हम कल करा चुके हैं। आज हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्बिट्रेशन और इम्पोर्टेंस ऑफ आर्बिट्रेशन। तो दोस्तों, इस लेसन को, इस चैप्टर को कंप्लीट करने से पहले हम ये चाहेंगे कि प्लीज़ आप हमारे चैनल्स को एक बार अगर सब्सक्राइब कर ले तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। इससे मोटिवेशन मिलता है और कुछ भी अगर कमी है तो उसमें आप कमेंट भी कर सकते हैं और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी करिए प्लीज़। हम आगे बिना देरी के हम आगे चलते हैं। पीछे से आवाज़ आ रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हम आगे बिना देरी किए हम आगे बढ़ते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्बिट्रेशन की ओर चलते हैं। देखिए, इसके पॉइंट्स में मैं बता रही हूँ, पॉइंट्स में लिखिएगा। आर्बिट्रेशन एक्ट जो है वो जो होता है वो सिर्फ नेशनल में ही नहीं, हमारे इंडिया में नहीं, ये इंटरनेशनल लॉ में भी यूज़ होता है। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि सेल्फ एक्सप्लेनेशन है। मतलब कि जो आर्बिट्रेशन है एक्ट 1996 में सेल्फ एक्सप्लेनेशन की बात करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें साफ दे रखा है कि डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन क्या होता है। आर्बिट्रेशन एक्ट जो था वो 1940 में आया था, लेकिन उसमें आर्बिट्रेशन को डिफाइन नहीं किया गया था। आर्बिट्रेशन को डिफाइन किया गया 1996 में। 1996 में आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट आया था, जिसमें ये बताया गया था कि उसमें साफ क्लियर लिखा है कि सेल्फ एक्सप्लेनेशन होता है क्या आर्बिट्रेशन में। थर्ड पॉइंट में आप ये लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट जो है 1996 का, उसका सेक्शन 5 ये बताता है कि इसमें जो रिस्ट्रिक्ट किया गया है जुडिशियल पावर को, जुडिशियल पावर के कोर्ट को इंटरफेयर करने के लिए रिस्ट्रिक्ट किया गया है। फोर्थ पॉइंट में, थर्ड पॉइंट में है। फोर्थ पॉइंट जो है आर्बिट्रेशन कैरेक्टरिस्टिक्स में, हम उसमें लिख सकते हैं कि सेक्शन 18 से लेकर 27 तक में आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 में डिटेल प्रोसीजर लिखा गया है आर्बिट्रेशन का, कि आर्बिट्रेशन को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके पूरे पॉइंट टू पॉइंट 18 to 27 में पूरे इसमें लॉ लिखा हुआ है। इसमें पूरे पॉइंट्स है कि आर्बिट्रेशन को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, वो हम आगे भी बताएंगे। 1827 तक, 18 से 27 तक जो पॉइंट्स है आर्बिट्रेशन के, उसमें क्या क्या है ये बताएंगे। फिफ्थ पॉइंट क्या है कि आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 जो आया था, इसमें आर्बिट्रेशन और आर्बिटर को जो पावर है, उसका जो जुरिडिक्शन है, उसको एनहेंस किया गया था अंडर सेक्शन 16 और 17 में। ये भी हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताया, तो बात करने की ज़रूरत है नहीं, आप पॉज करके पीछे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम चलते हैं इसी में कि इम्पोर्टेंस ऑफ आर्बिट्रेशन, महत्वपूर्ण क्या है आर्बिट्रेशन में क्या इंपॉर्टेंट बात है। तो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इम्पोर्टेंस ऑफ आर्बिट्रेशन में। चॉइस ऑफ मीडिएटर, यानी कि आप है ना इसमें मीडिएटर को चूज कर सकते हैं। कोर्ट में आप चूज नहीं कर सकते, आपका जो जजमेंट दे रहा है जज को आप चूज नहीं करते, लेकिन आर्बिट्रेशन में आप मीडिएटर को, जो आपको डिसीजन देगा, जो आपके डिस्प्यूट को सेटल करेगा, आप उसको चूज कर सकते हैं। इसमें कैसे लिखेंगे, दोनों पार्टीज के पास एक चॉइस होता है कि वो किसी आदमी को चॉइस कर ले अपने आर्बिट्रेशन प्रोसेस को चलाने के लिए। यहाँ पर ऐसा होता है कि किसी कोर्ट में, वही सेम, किसी कोर्ट में जाते हैं तो आप, जाहिर सी बात है कि जज आपके पसंद का नहीं होता, लेकिन यहाँ पे आर्बिट्रेशन में आप मीडिएटर को जिसको चूज करें, जो आपका डिसीजन लेगा वो आपके चॉइस का होगा। चॉइस ऑफ मीडिएटर होता है। सेकंड क्या है, प्रॉब्लम सेंटर, मतलब ये प्रॉब्लम पे ध्यान देता है। ये नहीं ध्यान देता है कि आपका कितना लीगल नुकसान हुआ है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि किसी व्यक्ति को जो लीगल नुकसान पहुँचा है वो देखा जाता है, वो यहाँ नहीं देखा जाता। वो देखा जाता है कि प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया जा सकता है। यहाँ पर इसमें यहाँ पर जो प्रोसीजर है फॉलो किया जाता है, वो ये किया जाता है कि आखिर आपका प्रॉब्लम क्या है और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। उसमें ये नहीं देखा जाता है कि आपका क्या नुकसान हुआ है, लीगल में क्या आपका फ़ायदा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है किसी पार्टी को। बस ये देखा जाता है कि दोनों पार्टीज के प्रॉब्लम्स क्या है और प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसी को कहते हैं प्रॉब्लम सेंटर, मतलब सिर्फ प्रॉब्लम और प्रॉब्लम जो डिस्प्यूट हुआ है, डिस्प्यूट को जो सेटल करना है, बस इसी के अलावा और कुछ ध्यान नहीं दिया जाता है। थर्ड पॉइंट है प्राइवेसी। बिल्कुल, इसमें क्या होता है, प्राइवेसी होती है। अगर आपका डिस्प्यूट हुआ है, आप कोर्ट में नहीं जा रहे हो, आप कोर्ट के बाहर आर्बिट्रेशन के द्वारा आप अपना डिस्प्यूट सेटल कर रहे हैं, तो आपका ये जो मैटर है वो आपका प्राइवेसी रहता है। आप मतलब किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप लोगों के बीच में लड़ाई हुआ है, आप कोर्ट में आप चक्कर काट रहे हैं, ये सब आपको बिल्कुल। फोर्थ पॉइंट है फ्रीडम टू नेगोशिएशंस। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे दोनों पार्टी के पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपने मन की बात यहाँ पर आकर कर सकते हैं।
फ्रीडम होता है ना। ए पार्टी बोलती है कि भैया तूने मेरे को नुकसान पहुंचाया, तो मुझे 50,000 रुपये दे, 50,000 रुपये दे। बी पार्टी बोलती है कि भैया मैं 50,000 नहीं दे सकता हूँ, मैं 30,000 दूंगा या नहीं दूंगा या 10,000 दूंगा। तो इसमें नेगोशिएशन करने का पूरा फ्रीडम होता है, जो कि कोर्ट में नहीं होता है। वही बात यहाँ लिखी गई है। तो कोर्ट की अगर आप किसी भी प्रोसीडिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पार्टीज में से किसी को भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है कि वो जब चाहे अपने मन की बात भी नहीं कह सकते। उसके लिए एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है, उसी के थ्रू अपनी बात कह सकते हैं। अगर उनको लिमिटेड टाइम भी होता है। ये काफ़ी ज़्यादा, ये जो आर्बिट्रेशन है, काफ़ी फ्री प्रोसीजर होता है और आप आर्बिट्रेशन में अपनी बात फ्रीडमली कह सकते हैं, साथ में नेगोशिएशन भी कर सकते हैं। 5th पॉइंट है इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर। बिल्कुल, ये बिल्कुल इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर होता है। जैसे कोर्ट में होता है कि आपको बिल्कुल फॉर्मल होना पड़ता है, आप मोबाइल नहीं बच सकता, आप खड़े होंगे, अपनी बात करने का मौका उतना नहीं मिलेगा। लेकिन ये इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर होता है। आप अपनी जगह, आपको ये डिस्प्यूट अपना सेटल करना है, वो आपके वो जो जगह है आप चूज़ करेंगे, आर्बिटर को आप चूज़ करेंगे। ये बिल्कुल वही होता है। यहाँ पर किसी भी मीटिंग को लिखा गया है, यहाँ पर किसी भी मीटिंग को कंडक्ट कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ पर डिग्निटी होती है, जो बात अभी बताई गई। आज आप कोई भी शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। वैसे तो कहीं ऐसा नहीं कि वहाँ पे जाके आर्बिट्रेशन हो रहा है तो कोई भी शब्द इस्तेमाल कर दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पे सोच समझ के, कोर्ट में आपको सोच समझ के शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जब आप जाएंगे, एटमॉस्फेयर होता है, तो अपने इमोशंस को भी बता सकते हैं। वो जो भी होता है वो आर्बिट्रेशन में बताया जा सकता है। हाँ, और इसमें क्या होता है कि आपको जहाँ भी आपको अपना डिस्प्यूट करना, अपना वेन्यू कहीं भी डिसाइड कर सकते हैं। जहाँ पर भी प्रोसीजिंग कैरी डाउन करना चाहते हैं वहाँ पर आप जा सकते हो, अपनी बात आराम से सामने ला सकते हो। तो ये इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर है। यानी आपको ज़रूरी नहीं कि जैसे कि उसमें कोर्ट में जाना पड़ता है, यहाँ कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको जहाँ वेन्यू चाहिए वहीं पे आपको वेन्यू मिलेगा। आपको जिस जगह पे आपको अपना डिस्प्यूट करना है, उस जगह पे डिस्प्यूट करना है, उस जगह को आप चूज़ कर सकते हो। तो ये इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर हो गया। 6th पॉइंट क्या है? इम्प्रूव रिलेशनशिप। हाँ, इम्प्रूव रिलेशनशिप होगा, क्योंकि आप कोर्ट में नहीं गए। कोर्ट में जाएंगे तो अपनी बात आप डायरेक्ट नहीं कहते हो, आप वकील के थ्रू कहोगे। वकील के थ्रू कुछ भी बात होती है तो अर्थ का अनर्थ अपने आप ही हो जाता है, मैसेज कुछ और ही चले जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपने वेन्यू खुद चूज़ किया है, आपने अपने मीडिएटर को आर्बिटर को चूज़ किया है और अपनी बात आप कह सकते हो। आप अपने जो रिलेशन से वो, क्योंकि आप ए पार्टी और बी पार्टी है, इसमें कोई फॉर्मेलिटी की बात नहीं है। ए ने बोला बी को, बी ने बोला ए को। और क्योंकि इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर होता है कि जो भी बातें आपस में खुद आमने सामने किया जाता है, तो इसमें रिलेशन बिगड़ने की बात नहीं होती। इसमें रिलेशन ज़्यादा अच्छे, जो बिगड़े हुए रिलेशन वो सुधरने के चांस होते हैं। तो ये इम्प्रूव रिलेशनशिप होता है, इम्प्रूव रिलेशन हो जाता है। इसमें क्या लिखा है? अगर आप डायरेक्टली सामने वाले आदमी से बात करते हो तो ऑब्वियसली सी बात है कि आपको रिलेशनशिप बेटर ही होता है। अगर आप किसी एडवोकेट के थ्रू, जो बात अभी बताया, बात करते हैं तो आपके रिलेशनशिप थोड़े बिगड़ सकते हैं। तो यहाँ आर्बिटर पर कोई व्यक्ति इसलिए जाता है अगर वो किसी डिस्प्यूट को ख़त्म करना चाहता है, कोर्ट में डिस्प्यूट सेटलमेंट करने जाता है, तो वहाँ पर रिश्ते का कई बार नुकसान हो जाता है। ठीक है, ये 7 पॉइंट है इमोशनल साइड डिस्प्यूट। हाँ, इसमें आप कोर्ट में इमोशनल साइड नहीं देखा जाता, लेकिन आप इस डिस्प्यूट में, आर्बिट्रेशन में ये कि आप इमोशनल साइड पर सामने रख सकते हैं, जो कोर्ट में नहीं दिखा सकते। कोर्ट में सिर्फ प्रोसीडिंग को देखा जाता है, आपके इमोशंस को नहीं देखा जाता। इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं होती वहाँ पे आपका गवाह, सबूत और प्रोसीडिंग को देखा जाता है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है इसका? जो आर्बिट्रेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। ये सिर्फ डोमेस्टिक डिस्प्यूट को डील नहीं करता, बल्कि इंटरनेशनल डिस्प्यूट को भी डील करता है। यह ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, ठीक है, जबकि कोर्ट कॉस्ट इफेक्टिव है। ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसमें फॉर्मल प्रोसीडिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना पड़ता, आपको इनफॉर्मल अवसर मिलता है। तो ये हमने आपको बताया जो इम्पोर्टेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर्बिट्रेशन और इम्पोर्टेंस ऑफ आर्बिट्रेशन मैंने आपको बताया। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या होता है। और ज़्यादा बिना देरी किए हुए उस टॉपिक को भी मैं जल्द से जल्द स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है और आप लोगों को जल्दी से जल्दी नोट्स की ज़रूरत भी है। तो फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। हाँ, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और फिर से वही पुरानी बात, अगर कुछ कमी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं सुधार सकूँ। और अगर अच्छा है तो प्लीज़ वो भी ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं मोटिवेट हो सकूँ। थैंक यू जी, जय हिंद।